अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। आज आपको सबसे पहले एरर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आप अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ोगे और उसके बाद फिर आप एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एरर के साथ कि हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से मैं आप एरर को समझाऊंगा कि एरर क्या होता है। फर्ज कर लीजिए आप फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता है कि इस प्रैक्टिकल का जो आंसर आना चाहिए, इसका जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो रिजल्ट आपको लाना है। मिसाल के तौर से पानी की आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो अगर आप पानी की डेंसिटी के प्रैक्टिकल में 1 ग्राम पर मिलीलीटर रीडिंग लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि आपका कैलकुलेट किया हुआ रिजल्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसके साथ क्या कर गया, मैच कर गया और आपके रिजल्ट के अंदर कोई भी एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर पानी की डेंसिटी का 1 ग्राम पर मिलीलीटर आना चाहिए और आपका आंसर आ रहा है 0.8, इसका मतलब है आपकी रीडिंग के अंदर एरर मौजूद है क्योंकि आपकी कैलकुलेट की हुई रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग के साथ मैच नहीं कर रही। तो बस यही सिंपल सी डेफिनेशन है एरर की। तो आप यहां पर पढ़ भी लो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू या स्टैंडर्ड वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो कि रिजल्ट आपको लाना होता है, एंड ऑब्जर्व यानी कैलकुलेटेड वैल्यू, और जो रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है उसको ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड वैल्यू कहा जाता है। तो जब इन दोनों के दरमियान में आप डिफरेंस चेक करते हैं या डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस मौजूद है तो इट मीन कि आप समझ जाइए कि आपकी रीडिंग में कोई ना कोई एरर या मिस्टेक मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है एरर की, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो एरर की टाइप्स हैं उनको समझना थोड़ा सा डिटेल वाला काम है। तो जो एरर है बेटा याद रखो वो बुनियादी तौर से दो तरह के होते हैं, या तो एरर आपका सिस्टमैटिक होता है या फिर एरर आपका रैंडम होता है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम सिस्टमैटिक एरर को किस तरह से डिफाइन करते हैं और रैंडम एरर को किस तरह डिफाइन करते हैं और फिर उनकी सब ब्रांचेस क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर की। देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज है, सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर को कहा जाता है जिसको आप ट्रेस आसानी से कर सकें, जिसके बारे में आप पता कर सकें कि ये क्यों पैदा हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं इसकी दे देता हूं कि आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक तराजू है और उस तराजू के अंदर 2 ग्राम की गड़बड़ मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता अगर मौजूद हो, आपको पहले से पता है कि भाई मेरे तराजू के अंदर 2 ग्राम की मिस्टेक मौजूद है, ये हमेशा 2 ग्राम कम दिखाता है, तो आपको उसके एरर के बारे में ऑलरेडी आइडिया है। तो इस तरह का एरर जिसके बारे में आपको पता चल जाए या जिसको आप आराम से मालूम कर लें, इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर, जिसकी एक वाज़ेह वजह मौजूद हो। या मिसाल के तौर से आपके पास बेटा एक स्केल मौजूद है जिसके जरिए से आप लेंथ की रीडिंग ले रहे हैं। अब उस स्केल के अंदर आपने ये देखा कि जो जीरो है, क्योंकि हर स्केल जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो वो जो जीरो है ना उसके पास का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है। तो अब जब आप उससे रीडिंग लोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरी रीडिंग गलत आएगी। तो असूली तौर से आपको क्या करना चाहिए, 0 सेंटीमीटर से रीडिंग लेने के बजाय 1 सेंटीमीटर से रीडिंग ले लें, जितनी भी रीडिंग आए उसमें से एक कम कर लीजिएगा। यानी बजाय के 0 सेंटीमीटर को रीडिंग का स्टार्ट पॉइंट मानने के, क्योंकि स्केल तो वहां से टूट गया है, आप 1 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग लेना शुरू कर दें। 1 सेंटीमीटर को आप 0 सेंटीमीटर मान लें और फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर आएगा वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो आपने ये देखा कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर बाकायदा गड़बड़ मौजूद है या कोई और वाज़ेह वजह मौजूद हो अगर तुम्हारे एरर के होने की, तो ये सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। और सिस्टमैटिक एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, इसको डिटरमिन करना भी बहुत आसान काम होता है। लेकिन जो दूसरी बेटा एरर की टाइप है ना, वो कहलाती है रैंडम एरर। रैंडम एरर को डिटरमिन करना भी बहुत मुश्किल है, कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, उसकी खास वजह भी समझ में आ नहीं रही होती है। तो दोनों तरह के एरर्स हमारे रिजल्ट को खराब करते हैं, चाहे वो सिस्टमैटिक एरर हो चाहे रैंडम एरर हो। लेकिन सिस्टमैटिक एरर को इंसान ट्रेस कर लेता है और उसकी रेमेडी कर लेता है, उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। लेकिन जो रैंडम एरर होता है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और उसकी रेमेडी निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। अब मैं सिस्टमैटिक एरर की, यानी जिनको ट्रेस करना बहुत इजी था, उनकी आपको 4 टाइप्स बता देता हूं। मैंने यहां पे लिस्ट डाउन कर दी है। सिस्टमैटिक एरर की पहली टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर है, फिर ऑब्जर्वेशनल एरर है, फिर एनवायरमेंटल है और फिर थियोरेटिकल एरर है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बोला
कि मिसाल के तौर से तुम्हारे पास एक फिजिकल बैलेंस है और तुमने ये देख लिया है कि ये फिजिकल बैलेंस हमेशा 2 ग्राम रीडिंग कम देता है, किसी भी वजह से कोई खराबी आ गई है उसके अंदर, तो ये इंस्ट्रूमेंट में खराबी मौजूद है तुम्हारे। या तुम लोगों को याद होगा 9 मीटर क्लास के अंदर तुम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स पढ़े होंगे और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पढ़ा था, तो उनमें भी बेटा एक एरर की टाइप होती थी जिसको जीरो एरर कहते थे। तो जब इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए या इंस्ट्रूमेंट की कोई खराबी हो तो वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्वियसली जब आपको इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ जाएगी तो आप उसको ट्रेस कर सकेंगे, आपको पता होगा कि ये जो एरर है ये मेरे इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि जब आप ये देख लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, रीजन डिटरमिन कर लेते हैं कि मेरा एरर क्यों आ रहा है और उसकी एक वाज़ेह वजह आपको मौजूद होती है और हमेशा वो एरर एक ही तरह बिहेव करेगा। भाई 2 ग्राम अगर फिजिकल बैलेंस का सेटिंग आउट हो गई है तो हमेशा वो 2 ग्राम कम ही दिखाएगा ना। ये थोड़ी होगा कभी 2 ग्राम कम दिखा रहा है, कभी 3 ग्राम कम दिखा रहा है, कभी 10 ग्राम कम दिखा रहा है। रैंडम नहीं होगा बल्कि फिक्स्ड ही रहेगा। तो सिस्टमैटिक एरर हमेशा एक फिक्स्ड होता है और वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा रहता है। समझ गए ना बात को? तो इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ जाए तो ऐसा सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। दूसरी टाइप जो बेटा जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। अब ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसे एरर को कहते हैं कि कोई साइंटिस्ट है, अब उसको क्या करना है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप ना अक्सर क्या करते हैं, स्केल्स वगैरह के या ब्यूरेट वगैरह में रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए ना जो जरूरी है ना कि जो रीडिंग जिस चीज की आप ले रहे हो ना वो आपकी ना आई साइड के लेवल पर होना चाहिए। यानी मैंने रीडिंग लेनी है इधर, मैंने इधर पढ़ना है तो मुझे यूं नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो मेरी आई ऊपर है और ये रीडिंग का जो लेवल है ये नीचे है। ये जो लेवल है ये आई साइड इसके साथ होनी चाहिए, ऐसे यूं होनी चाहिए। तो अगर एक साइंटिस्ट रीडिंग लेते हुए नीचे से झुक कर रीडिंग ले रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस तरह से जब वो रीडिंग ले रहा होगा तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन की गड़बड़ है। अब इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीडिंग लेने का तरीकेकार है तुम्हारे साइंटिस्ट का वो क्या है, वो गड़बड़ वाला है कि वो लाइन ऑफ साइट पर रखकर रीडिंग नहीं ले रहा। तो रीडिंग लेने के भी एक तरीका होता है, तो वो तरीकों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी रीडिंग के अंदर जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाएगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है वो हमेशा ऊपर से रीडिंग लेता है तो ये इसको ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंटल एरर में। एनवायरमेंटल एरर क्या होता है? एनवायरमेंटल एरर मिसाल के तौर से आप इसको यूं समझ लें कि फर्ज कर लीजिए कि ये जो आपका एनवायरनमेंट है ना जिसमें रहकर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली इसको कहा जाए, इसमें अगर कोई चीज़ चेंज हो रही हो या कोई चीज़ चेंज हो जाए तो इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल एरर। और एनवायरमेंटल एरर अगर डिटरमिन हो जाए कि हाँ भाई एनवायरनमेंट में ये चीज़ बार बार चेंज हो रही है जिसकी वजह से मेरी रीडिंग गलत आ रही है, तो जब वजह को पकड़ लोगे तो सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा ना। तो एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस की वजह से अगर तुम्हारी रीडिंग में कोई गड़बड़ आती है तो इसको एनवायरनमेंटल एरर कहा जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर से आप रीडिंग ले रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आप लोगों ने 9 मीटर क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ के अंदर जो है वो आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो अब आपने ये देखा कि भाई पीछे से जो सप्लाई आ रही है कि इलेक्ट्रिक की, उस सप्लाई के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। क्या आ रहा है? वोल्टेज कम आ रहा है। यानी वोल्टेज आना चाहिए मिसाल के तौर से 220 वोल्ट, तो वोल्टेज आपके पास सप्लाई पर जो आ रहा है, सप्लाई के इनपुट पर वोल्टेज आ रहा है वो फर्ज कर लेते हैं आ रहा है 200 वोल्ट। सही है। अब आप तो लेकर क्या चल रहे हैं दिमाग में कि 220 आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में क्या आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है। तो अभी आपके एनवायरनमेंट में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो रही है। एक और एग्जांपल मैं इसकी आपको दे देता हूं, वो ज्यादा अच्छी एग्जांपल है, उससे आप ज्यादा अच्छा समझ लेंगे बात को। कि फर्ज कर लीजिए कि आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे और प्रैक्टिकल परफॉर्म में आपने पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी रीडिंग में आपके दोस्त ने क्या किया, लैब में मौजूद एसी को ऑन कर दिया और एसी ठंडी ठंडी हवा मारने लगा आपके ऑपरेटर्स के ऊपर। और फर्ज कर लें कि आप प्रैक्टिकल कर रहे थे बॉयल्स लॉ का, जिसके अंदर जरूरी क्या बात है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब आपका एसी ठंडी ठंडी हवा मारेगा, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा और आपकी जो रीडिंग है वो खराब हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली आप इस बात को पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि आपको एसी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे यार पहली दूसरी रीडिंग के अंदर तो एसी मेरा ऑफ था, लेकिन तीसरी रीडिंग के अंदर एसी किसी ने ऑन कर दिया, जिसकी वजह से मेरी रीडिंग के अंदर एरर आना शुरू हो गया, यानी मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ये कहलाता है एनवायरमेंटल एरर। बात समझ गए ना बात को? लास्ट जो हमारे पास है वो बड़ा खतरनाक किस्म का एरर है, इसको कहा जाता है थियोरेटिकल एरर। थियोरेटिकल एरर बेटा ये होता है कि आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले उसके पीछे कोई थ्योरी या लॉ होता है।
जिसकी बेस पर आप रीडिंग ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर से आप बॉयल्स लॉ का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ अगर आप लोगों को याद हो तो बॉयल्स लॉ ये कहता था, मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है, बॉयल्स लॉ ये कहता था कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम गैस का कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने पे गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब फर्ज करें आपका दोस्त इतना अजीम आदमी है कि उसको बॉयल्स लॉ सही से याद ही नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में चल रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अब उसकी तो थ्योरी खराब है। तो किसी आदमी की थ्योरी ही खराब हो जाए और उसकी वजह से यानी जो मैथमेटिक्स या जो फिजिक्स वो पढ़कर आया है वही गलत है, और फिर उस गलत फिजिक्स को अप्लाई करके वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा, तो बताओ उसका प्रैक्टिकल सही होगा? कभी भी सही नहीं होगा। अब मिसाल के तौर से एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, टेम्परेचर के चेंज होने से ना साउंड की स्पीड में चेंज आता है। अब आपकी थ्योरी में आपने फर्ज करें गलत बात पढ़ ली है कि टेम्परेचर के चेंज होने से साउंड की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता, तो जाहिर सी बात है अब आप प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? थ्योरेटिकल एरर आना शुरू होगा। तो अगर किसी आदमी की थ्योरी ही गलत है तो वो प्रैक्टिकल क्या खाक परफॉर्म करेगा? पहले थ्योरी को बेहतर करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। तो जो आपके पीछे साइंस है, जो आप लॉ को लेकर चल रहे हैं टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल, इफ दैट लॉ और दैट थ्योरी इज मेल फंक्शनिंग और इट इज नॉट वैलिड, तो उसकी वजह से जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर गड़बड़ पैदा होती है, ये थ्योरेटिकल एरर कहलाता है। बहरहाल ये जितने भी एरर्स हैं इन सब को आप क्या कर सकते हैं? कर्टेल कर सकते हैं, इन सबको आप रिमूव कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, भाई सही वाला इंस्ट्रूमेंट ले लो, खराब भी बंद हो जाएगी। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशन को सीख लो कि किस तरह ली जाती है, खत्म हो जाएगा ये वाला एरर। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ऐसी चेंजेस जिन पर तुम्हारा इख्तियार है, जो तुम्हारे हाथ में है, तो उनको तुम क्या कर दो भाई? खत्म कर दो, तो तुम्हारा ये वाला सिस्टमैटिक एरर भी खत्म हो जाएगा। थ्योरी सही से पढ़कर आ जाओ, सही है ना? प्रैक्टिकल करने से पहले नॉलेज सही हासिल कर लो तो थ्योरेटिकल एरर भी रिमूव हो जाएगा। अलबत्ता ये जो रैंडम एरर्स है ना, ये बड़े खतरनाक हैं और इनको सेट करना और इनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आप एक बात ये देख रहे होंगे और आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि रैंडम एरर के अंदर भी ऑब्जर्वेशनल और एनवायरमेंटल आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? वो यहां भी थे, वो यहां भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। रैंडम एरर ऑब्जर्वेशनल और एनवायरमेंटल भी होते हैं। मैं भी आपको समझा देता हूं ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है। ऑब्जर्वेशनल एरर देखो, एक तो साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है और एक है कोई बच्चा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आ रहा है। अब वो बच्चा इतना अजीब है कि कभी वो रीडिंग लेता है अपना सर नीचे करके, कभी रीडिंग लेता है सर ऊपर करके, कभी दाएं करके, कभी बाएं करके, लाइन ऑफ साइट पर रखकर लेता नहीं है। तो कभी नीचे रखकर लेता है तो कुछ और मसला आ जाता है, कभी ऊपर सर रखकर लेता है तो कुछ और मसला आ जाता है, कभी दाएं हो जाता है, कभी बाएं हो जाता है, लाइन ऑफ साइट पर रखकर रीडिंग नहीं ले रहा। अब इस बच्चे का कोई एक पैटर्न नहीं है, एक पैटर्न, साइंटिस्ट का तो एक पैटर्न था कि वो बेवकूफ ऐसे ले रहा था, फर्ज करो रीडिंग ना सर ऊपर था और रीडिंग जो लेनी थी वो नीचे थी। लेकिन बच्चा जब रीडिंग लेगा तो कभी सर नीचे है, कभी सर ऊपर है, कभी दाएं है, कभी बाएं है, तो उसकी कोई एक जगह पे पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ऐसे बच्चे का तो मसला बड़ा खराब है। ये वाला जो एरर है ये ऑब्जर्वेशनल एरर तो है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशनल एरर के पीछे कोई एक वजह नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि तुमने जो है वो अपना सर नीचे रख कर रीडिंग ली थी या सर ऊपर रख कर रीडिंग ली थी, क्योंकि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ वो बच्चा अपना सर हिला रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाता है, रैंडम वाला। इसको करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना? क्योंकि उसको एक जगह पर संभाल कर बच्चे को बैठाना पड़ेगा और पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना? और वो गड़बड़ ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास एरर है रैंडम एरर में, ये एनवायरमेंटल एरर है। ये ऐसा एनवायरमेंटल एरर है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। मिसाल में इसकी तुम्हें दे देता हूं कि फर्ज करो तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हारे लैब में से बच्चे बार बार बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लैब का टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। अब इस चीज को तुम कैसे सही करोगे? बच्चों को या तो मार मार के बैठाओगे, एक तो तरीका ये हो सकता है, या फर्ज कर लो तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे खिड़की खोलकर और अचानक बारिश होना शुरू हो गई, तो एकदम से जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो बारिश हो गई है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो गया, तुम इसको सेट कर सकते हो? तुम इसको कभी भी सेट नहीं कर सकते। तो ऐसा एनवायरमेंटल एरर जो तुम्हारे हाथ में नहीं हो उसको इन्वायरमेंटल एरर तो कहते हैं, लेकिन रैंडम वाली कैटेगरी में उसको कैरेक्टराइज करते हैं या रैंडम वाली कैटेगरीज के अंदर उसको डाल देते हैं। तो उम्मीद है आपको एरर समझ में आ गए होंगे और उनकी टाइप भी समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि दो एरर्स ऐसे हैं जो सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं और रैंडम भी हो सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर के अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका ताल्लुक अनसर्टेनिटी के साथ है, और ये हमारा फिर ये वाला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये वाला हमने कवर कर लिया, अब हम अनसर्टेनिटी वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। देखो, अनसर्टेनिटी एरर नहीं होती और बहुत सारे लोग समझते हैं कि अनसर्टेनिटी एरर को कहते हैं। देखो, अनसर्टेनिटी वैसे डाउट को कहा जाता है। मेजरमेंट में आपको कोई डाउट है, इसको कहेंगे आप अनसर्टेनिटी। तो आपकी एक रीडिंग आनी चाहिए थी, अब वो नहीं आ रही,
लेकिन कितना ज्यादा वो रीडिंग फैली हुई है। मिसाल के तौर से रिजल्ट आना चाहिए था 12, अब रिजल्ट आ रहा है आपका 12.5 या 11.5, तो ये आपकी रीडिंग के अंदर क्या पैदा हो गया है, एक डाउट पैदा हो गया है, एक रेंज पैदा हो गई है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक रिजल्ट आ रहा है, यानी बजाय 12 रीडिंग आने के 11:30 से लेकर 12:30 के दरमियान में आंसर आ रहा है। अब ये जो एक डाउट या एक रेंज पैदा हो गई रीडिंग आने में, इसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं। पहले तो आप ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है कि एस्टिमेट ऑफ रेंज इन विच योर रीडिंग कैन फॉल इनटू, वो पैमाना या वो रेंज जिसके अंदर तुम्हारी रीडिंग आ सकती है। यानी आप ये कहें भाई मेरा रिजल्ट आना 1 चाहिए, लेकिन ना रिजल्ट जो आ रहा है ना वो 0.8 से लेकर 1.2 के दरमियान में आ रहा है, तो अब हम ये कहेंगे कि तुम्हारी रीडिंग में डाउट है, तुम्हारी रीडिंग के अंदर गैर यकीनी है, एक एरर, ये कंफ्यूजन मौजूद है। समझ रहे हो ना बात को। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर दी हुई है जो बड़े अच्छा इस बात को समझा रही है। देखिए एग्जाम्पल क्या दी हुई है, लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2। अब ये जो प्लस माइनस के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है ना बेटा, ये कहलाती है अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इसको बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। वैल्यू आनी चाहिए 10, लेकिन 10 में 0.2 कम भी हो सकता है और 10 में 0.2 ज्यादा भी हो सकता है, यानी आंसर 9.8 भी आ सकता है और आंसर 10.2 भी आ सकता है, यानी इस रेंज में आपकी रीडिंग आ सकती है। तो ये तुम्हारी अनसर्टेनिटी है कि मुझे सर्टेन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा आंसर 10 आएगा। हाँ, ये मुझे पता है कि मेरा आंसर 9.8 से लेकर 10.2 के दरमियान में जरूर आना चाहिए। तो ये अनसर्टेनिटी तुम्हें बता रही है। तो 10 होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस का मतलब 0.2 ज्यादा भी हो सकता है और 0.2 कम भी हो सकता है। एक मिसाल इसकी ऐसी है कि आप जा रहे हैं कोई सूट परचेज करने के लिए, वो सूट जो है वो फर्ज करें 10,000 रुपए का है, तो आप अपनी अम्मा से बोलेंगे कि अम्मा सूट खरीदने जा रहा हूँ 10,000 रुपए का है, तो अम्मा बोलेंगी भाई सूट खरीदने जा रहा हूँ 10,000 का कितने में मिलेगा, तो तुम बोलेगा अम्मा 8,000 से लेकर 12,000 के दरमियान में कहीं मिल जाएगा। तो मिलना तो 10,000 का चाहिए, लेकिन 10,000 प्लस माइनस 2,000 है ना, 10,000 प्लस माइनस 2,000, तो 10,000 में प्लस कर दोगे 2,000 तो 12,000 हो जाएगा, 10,000 में से 2,000 माइनस कर दोगे तो 8,000 हो जाएगा, यानी 8,000 से लेकर 12,000 के दरमियान में कहीं पर तुम्हारा सूट आ जाएगा। तो ये तुम्हें एक अनसर्टेनिटी है 2,000 रुपए का, तुमने कहा 2,000 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो जब आप इस तरह से लिखोगे 10 फिर साथ में लिखोगे प्लस माइनस 0.2, तो ये जो 0.2 है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा तुम्हारी अनसर्टेनिटी को शो करेगा, और ये तुम्हारी स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू है। समझ गए बात को। तो ये इस तरह से जब लिखेगा ना कोई आदमी, तो इसको तुम लोग कहोगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन अनसर्टेनिटी की 2 और तरीके और हैं लिखने के। अब वो क्या है, दूसरा तरीका है फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। ये देखो ये लिखा हुआ फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है भाई। जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो ट्रू या स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब इसको ही अगर एग्जांपल के तौर से ले लिया जाए तो यहां पर ये जो 0.2 था ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, इसको मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, और जो ट्रू वैल्यू थी 10 उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, दोनों को डिवाइड किया 0.02, मेरे पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी की। ये 2 चीजें हो गई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी हो गया, फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी हो गई। लास्ट हमारे पास जो चीज है वो है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसको भी निकालना दुनिया का बहुत ही आसान सा काम है। अगर आपसे कोई भी बोलेगा भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, तो आपने कहना है कि भाई जो तुम्हारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी ना, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेटा कैसे निकाली थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दिया था। तो आपने बस ये करना है कि जो भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, ये जैसे ये 0.02 आई थी ना, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बाद जो भी वैल्यू बनेगी बस आप उसको परसेंटेज में लिख देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करो पहले स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, फिर 100 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह तुम्हें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी की आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम अनसर्टेनिटी के बड़े खतरनाक किस्म के न्यूमेरिकल हैं वो देखेंगे और उसकी लॉजिक्स वगैरह को भी समझेंगे। फर्ज करें आपको दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 20 प्लस माइनस 1 ले लेते हैं 1 ग्राम, ये आपको दिया है। अब देखो ये जो है ये क्या है, ऑब्वियसली ये तुम्हारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना, यानी आंसर आना चाहिए तो 20 ग्राम,
लेकिन 21 भी आ सकता है और 19 भी आ सकता है। अब कोई तुमसे बोल रहा है कि तुम निकालो क्या, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो चलो मैं निकालता हूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो मैंने बेटा तरीका आपको क्या बताया, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको न्यूमरेटर में रखो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रखो। तो 1 को 20 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.05 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारी फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी हो गई। इसी को अगर तुम्हें परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है तो भाई ये वैल्यू तो निकाल के रखी हुई है ना। वैसे क्या था कि जो भी तुम्हारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो उसको बस 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5% बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको एरर और अनसर्टेनिटी और उनका आपस का फर्क समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारा लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।